हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार पीएम तारिक रहमान का भारत दौरा हो ही गया रद्द। दोस्तों, आ गई फाइनल जानकारी। जी हां, बांग्लादेश ने क्यों कर दी सबसे बड़ी गलती, आखिर किसके एवज में उठाया ऐसा बड़ा कदम और कैसे उसने अपने ही पैरों पर मार ली है कुल्हाड़ी, दोस्तों बताएंगे। 23 अगस्त से 3 दिन के लिए नई दिल्ली के विजिट पर तारिक रहमान के होने वाले इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी जानकारी। तो वहीं भारत और रूस व्यापार में सबसे तगड़ा उछाल अगर किसी वजह से आया है तो वो है पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, जयशंकर जी से बोले व्लादिमीर पुतिन, कहा जल्द प्रधानमंत्री मोदी से करूंगा मुलाकात। क्या अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति, सबसे पहले आपको बताएंगे। वहीं चाह कर भी बांग्लादेश दोस्तों सऊदी अरब वाले सुरक्षा समझौते में पाकिस्तान तुर्की के साथ शामिल नहीं हो सकता। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? अगर इस इस्लामिक नाटो में बांग्लादेश शामिल होना भी चाहेगा तो कौन सा देश बनेगा उसके लिए राह का रोड़ा। और अगर 1% शामिल हो भी गया दोस्तों तो क्या दूसरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत पर हमला करेगा बांग्लादेश? देंगे इस सवाल का भी जवाब। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात बड़ा फैसला लेकर के भारत तक को चौंका दिया, कह दिया ईरान से रिश्ते तोड़ो वरना प्रतिबंध को झेलो। जी हां, अमेरिका ने दुनिया को दी खुली चेतावनी, बताएंगे क्या है इसके मायने। तो वहीं देश में चीनी आखिर क्यों हुई महंगी, केंद्र सरकार ने क्या बताया इसके पीछे कारण। दोस्तों वहीं एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत का दौरा रद्द करके बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और आज से असली खेला शुरू होने वाला है भारत बांग्लादेश के बीच। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश से बीते रात चौंका देने वाली खबर आई। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान 23 अगस्त यानी परसों से ही 3 दिन के लिए नई दिल्ली के विजिट पर आने वाले थे, लेकिन अब यह दौरा दोस्तों टाल ही दिया गया। जी हां, यह बदलाव भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिहाज से एक नाजुक वक्त पर हुआ है, क्योंकि ढाका में हाल ही में लिए गए कई फैसलों ने दोनों देशों के संबंधों की भविष्य की दिशा पर तगड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बांग्लादेश भारत के साथ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन पर रणनीतिक चिंताओं और घरेलू राजनीतिक दबाव को हावी होने देता है तो इस यात्रा के रद्द होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस विजिट से पहले तारिक रहमान के एक सहयोगी ने कथित तौर पर इस्लामिक नाटो के विचार का समर्थन किया, जबकि बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग की। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे कदम दोनों पड़ोसियों के बीच भरोसा बहाल करने के प्रयासों को मुश्किल बना सकते हैं। 1971 में अपनी आजादी के बाद से ही भारत के बांग्लादेश के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं, जिसमें एनर्जी सप्लाई, फूड सप्लाई, हेल्थ केयर और बुनियादी ढांचे से जुड़ा सहयोग शामिल है। दोस्तों, भारत दौरे से पहले बीजिंग के साथ रहमान की नजदीकियों ने भी ध्यान खींचा है। जी हां, खबरों के अनुसार बांग्लादेश ने लंबे वक्त से लंबित तीस्ता जल बंटवारा प्रोजेक्ट में चीन की भागीदारी की मांग की और म्यांमार के रास्ते चीन के यूनान प्रांत और बांग्लादेश के बीच संभावित रोड कनेक्टिविटी पर चर्चा की। हालांकि बांग्लादेश में चीन का निवेश काफी है, लेकिन भारत के भौगोलिक और आर्थिक अहमियत को देखते हुए बीजिंग पर ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी ढाका के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ये विजिट ऐसे वक्त में कैंसिल हुई है जब बांग्लादेश आगामी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोग्राम्स में अपनी भागीदारी पर विचार कर रहा है। भारतीय लीडरशिप के साथ डायरेक्ट मीटिंग से बिजनेस, बिजली, परिवहन और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पर चर्चा करने का मौका मिल सकता था। ढाका के लिए भारत के साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशन बनाए रखना रणनीतिक रूप से अहम है। उनकी भौगोलिक स्थिति और गहरे आर्थिक रिश्तों को देखते हुए लंबे समय तक राजनयिक तनाव आखिरकार भारत की तुलना में बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां दोस्तों, यही वजह है कि पीएम तारिक रहमान ने भारत के दौरे को रद्द करके सबसे बड़ी गलती की है। आज उनको लग रहा है कि पाकिस्तान और चीन उनका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन रियलिटी यही है कि जैसे पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया चाइना ने, ठीक वैसे ही अब बांग्लादेश को भी चूस जाएगा। और बांग्लादेश को ये रियलाइजेशन तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ जहां बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने भारत का दौरा रद्द कर दिया, वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति 7 साल बाद भारत आ सकते हैं। जी हां, शी जिनपिंग के साथ 400 अधिकारी होंगे। ब्रिक्स समिट में शामिल होने की उम्मीद है। जी हां, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। ये उनका 7 साल के बाद भारत का पहला दौरा होगा। दोस्तों, भारत 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। रॉयटर्स के अनुसार जिनपिंग
जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा सा प्रतिनिधिमंडल भारत आ सकता है। जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे, तब उनके साथ 200 से भी कम अधिकारी मौजूद थे। जिनपिंग के भारत दौरे की तैयारियों में LAC पर शांति और सीमा विवाद सबसे अहम मुद्दों में है। दोनों देश सीमा पर ऐसी व्यवस्था बनाने पर बात कर रहे हैं जिससे किसी सैन्य घटना या तनाव का असर द्विपक्षीय रिश्तों पर ना पड़े। भारत और चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि व्यापार और आर्थिक रिश्ते भी बातचीत का हिस्सा हैं। भारत चीन के साथ अपने बड़े व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। इसके अलावा रेयर अर्थ मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर भी भारत अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास कर रहा है। दोस्तों, इस साल अपना भारत ब्रिक्स की कमान संभाल रहा है, यानी इस साल ब्रिक्स की कमान भारत के ही पास है। दोस्तों, ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रशिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, UAE और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में पूरे साल अलग अलग शहरों में बैठ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन और कई स्तर की चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में इस साल भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करना, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच ही नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास है। ऐसे में बांग्लादेश के PM तारिक रहमान को या पूरे बांग्लादेश को यह सोचना चाहिए कि जिन देशों के साथ तुम संबंध बढ़ा रहे हो वो खुद भारत की यात्रा पर आने वाला है, वो खुद ब्रिक्स में शामिल होगा, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो। ये बात बांग्लादेश को अच्छे से समझ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, तारिक रहमान अभी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, शायद उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी देश के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए। हो सकता है जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम बांग्लादेश को देखने को मिलेगा, उसके बाद शायद तारिक रहमान को अकल आ जाए। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? अगर आप भी मानते वाकई में बहुत बड़ी गलती की है तारिक रहमान ने इस दौरे को रद्द करके और भारत को नाराज करके, तो सबसे पहले इस लाइक के बटन को दबाइएगा। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखिएगा इस मुद्दे पर, तारिक रहमान के इस फैसले को लेकर। वहीं आपको बता दे दोस्तों बड़ी जानकारी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में आई तेजी की जमकर सराहना की है। पुतिन ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत ध्यान और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के उनके प्रयासों को दिया। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी के साथ उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और रशिया का सहयोग केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि ये संसद, व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत के दौरान कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हमारे आपसी व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन इस साल ये फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो भारत रशिया संबंधों को आगे बढ़ाने पर खुद व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साफ साफ शब्द थे व्लादिमीर पुतिन के भारत को लेकर, PM मोदी को लेकर। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री जयशंकर जी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने बताया कि आगामी शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के आमने सामने मुलाकात तय है। पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच एक और बैठक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस बातचीत में ऊर्जा, फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर एनर्जी और हाईटेक सेक्टर में सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं पुतिन ने कहा कि रशिया जो है वो भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहा है। रशिया भारत को खाद की आपूर्ति लगातार बढ़ा रहा है और आगे भी इसे और अधिक बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पहले बात करते हैं, अगर इस्लामिक नाटो में शामिल हो जाता है बांग्लादेश तो क्या दूसरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत पर हमला करेगा ये? दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है। हालांकि इसके आगे काफी सारे रोड़े आने वाले हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बांग्लादेश की ओर से बयान आया है कि इस गठबंधन से जुड़ने के संकेत दिए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की ने मिलकर जो है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की शुरुआत की थी। इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाले एक बड़े रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसे इस्लामिक नाटो भी बताया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा बनाए गए नाटो में देशों की रक्षा को लेकर काफी मजबूत प्रावधान है। इसमें शामिल एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर बांग्लादेश भविष्य में इसमें शामिल हो जाता है, तब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर अटैक कर सकता है? तो आपको बता
बता दें कि राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति बढ़ने की संभावना अलग बात होती है, लेकिन किसी देश के लिए युद्ध में उतरना पूरे तरीके से अलग फैसला होता है। बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी खुद की लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश जो है वो लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में भारत के साथ सीमा सीधा सैन्य संघर्ष शुरू करना खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। युद्ध के हालातों में व्यापार, बिजली और ईंधन सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसका सीधा नुकसान बांग्लादेश की इकोनॉमी और आम लोगों को होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ गए कि इस्लामिक नाटो में शामिल होने के बावजूद भी अगले ऑपरेशन सिंदूर में चाहकर भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएगा बांग्लादेश भारत के खिलाफ। ये तो रही बांग्लादेश के नाटो में शामिल हो जाने के बाद भारत खिलाफी कर सकता है कि नहीं, लेकिन अब आपको बता दें कि इस्लामिक नाटो में चाहकर भी बांग्लादेश शामिल नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा सऊदी। कैसे, आपको बता दें। कई बार क्या होता है दोस्तों, आर्थिक कूटनीति कई बार रणनीतिक आवश्यकताओं पर भारी पड़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यही कठोर वास्तविकता है और जिसे सऊदी अरब बखूबी समझता है। दरअसल अपने परमाणु बम को इस्लामिक बम के रूप में प्रचारित कर पाकिस्तान की भारत को घेरने की रणनीतिक कोशिशें सऊदी अरब के आगे एक बार फिर पस्त हो सकती है। इस्लामिक दुनिया के सबसे बड़े संगठन OIC में भारत के मुकाबले पाकिस्तान को आईना दिखाने वाला सऊदी अरब एक बार फिर बांग्लादेश की कथित मुस्लिम नाटो गठबंधन में शामिल होने की महत्वाकांक्षी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। सऊदी अरब के लिए भारत के साथ अपने व्यापक आर्थिक और रणनीतिक हित पाकिस्तान जैसे कमतर देश से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान की साजिशों में फंसकर भारत जैसे सहयोगी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। जी हां, पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा आवश्यकताओं का साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब के विजन 2030 के आर्थिक भविष्य का साझेदार है। ये अंतर सऊदी अरब की बदलती विदेश नीति को समझने की महत्वपूर्ण कुंजी है दोस्तों। भारत के साथ स्थिति सऊदी की काफी अलग है। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों का आधार केवल मित्रता या ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, उद्योग, बुनियादी ढांचे और भविष्य की आर्थिक साझेदारी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यही अंतर तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सऊदी अरब की विजन 2030 को ध्यान में रखकर उसकी विदेश नीति को देखा जाए। विजन 2030 का सपना सऊदी अरब को तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से निकालकर वैश्विक निवेश शक्ति, आधुनिक औद्योगिक केंद्र, पर्यटन स्थल और 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाले व्यापारिक एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। और यही विजन उसका भारत खिलाफी नहीं जाने दे सकता। यदि पाकिस्तान इस नए रक्षा ढांचे को विस्तार देकर बांग्लादेश को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब के सामने केवल सुरक्षा और धार्मिक एकजुटता का प्रश्न ही नहीं होगा, उसे यह भी विचार करना होगा कि इस विस्तार का उसके आर्थिक हितों और विजन 2030 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान जो है यहाँ पर गेम खेलने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने लिए मौका देख रहा है और सऊदी इस पूरे चीज को समझता है। सऊदी पाकिस्तान को अच्छे से पहचानता है। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को इस सुरक्षा ढांचे में लाना भारत के विरुद्ध अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का अवसर हो सकता है। लेकिन अगर सऊदी की बात करें तो सऊदी अरब के लिए भारत के साथ संबंधों को कमजोर करना उतना लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि भारत उसके भविष्य के आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि भैया सऊदी को अपना तेल बेचना है। सऊदी अगर तेल नहीं बेचेगा तो उसका विजन 2030 कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वो चाहकर भी भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता या भारत से मनमुटाव पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। और यही कारण है कि अगर इस्लामिक नाटो में बांग्लादेश शामिल हो भी रहा है तो सऊदी उसके लिए राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा दोस्तों। चलिए 1% मान भी लेते हैं कि बांग्लादेश इस इस्लामिक नाटो में शामिल हो भी गया, तो भी कैसे उसकी हालत खराब होगी बता दें। बांग्लादेश का ईरान के साथ कोई क्षेत्रीय विवाद या सैन्य संघर्ष तो नहीं है, इसीलिए ढाका की ऐसी किसी लड़ाई में शामिल होने में कोई सीधा हित नहीं है। अगर मान लीजिए कि सऊदी और ईरान के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और बांग्लादेश मक्का समझौते का सदस्य बन चुका होता है तो उस पर किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने का दबाव बन सकता है। इससे उसके सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भलाई यही है कि बांग्लादेश को सैन्य गुटों से काफी दूर रहना चाहिए। ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसमें किसी दूसरे देश का दुश्मन उसका भी दुश्मन बन जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये जानकारी हमने आपको विस्तार से बता दिया कि इस्लामिक नाटो में अगर बांग्लादेश शामिल हो भी जाता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए, और इस्लामिक नाटो में शामिल होना उसके लिए इतना आसान भी नहीं है। ये सारी बात आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से बांग्लादेश परफेक्ट नहीं बैठता इस गठबंधन के लिए। आप लोग दोस्तों अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें
जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बहरीन ने पुष्टि किया है कि सोमवार को लाल सागर में उसके एक जहाज पर हमला हुआ है। यह हमला यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया है। हालांकि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी सदस्य जो है वो सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया था कि सऊदी अरब के यानबू से लगभग 63 नॉटिकल मील यानी 117 किलोमीटर पश्चिम में एक टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसमें जहाज के मुख्य डेक पर आग लग गई। वहीं ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा कंपनियां वैनगार्ड टेक ने बताया कि सऊदी झंडे वाले एक जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ और उसमें आग लग गई। ऐसे में फिर वही सवाल दोस्तों, क्या इस अटैक के बाद मक्का पैक्ट होगा एक्टिवेट? क्या अब सऊदी का साथ देगा पाकिस्तान और तुर्की? बार बार यही सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कितनी बार हूती जो है सऊदी के जहाजों पर सऊदी पर अटैक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार ना तो पाकिस्तान ने सऊदी का साथ दिया और ना ही तुर्की ने। तो क्या इसको ऐसा ही मान लिया जाए कि ये सुरक्षा पैक्ट भी एक ढकोसला ही है? आखिर क्यों सऊदी का साथ नहीं दे रहा पाकिस्तान और तुर्की इस युद्ध में, इस लड़ाई में? क्यों हूतियों पर मिलकर अटैक नहीं किया जा रहा? इससे साफ साफ पता चलता है कि मक्का पैक्ट कितना कमजोर है, जिसमें सभी देश अपने हितों को साधने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की हूतियों से पंगा क्यों नहीं लेना चाह रहे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिनको पता हो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान का हूतियों से पंगा लेना डायरेक्ट एक देश से हमला, एक देश से युद्ध माना जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने अब दुनिया को दिया खुली चेतावनी, कहा ईरान से रिश्ते तोड़ो वरना प्रतिबंध झेलो। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका ने दुनिया के देशों को खुली चेतावनी दी है कि वे तेहरान का समर्थन करने वाली अपनी गतिविधियों को रोकने के लिए तय समय सीमा का पालन करें, वरना उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस अभियान का मकसद उन आर्थिक रास्तों को निशाना बनाना है जिनका इस्तेमाल ईरान रेवेन्यू जुटाने और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। उन्होंने साफ किया है कि वॉशिंगटन का लक्ष्य ईरानी सरकार को सहारा देने वाली वित्तीय लाइनों को काटना और तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों और कंपनियों को अपने रिश्तों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करना है। बेसेंट का कहना है कि हमारा मकसद हर उस आर्थिक लाइफलाइन को खत्म करना है जो इस अत्याचारी शासन को बनाए रखती है, ताकि तेहरान अकेला पड़ जाए। दोस्तों, ये घोषणा अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा ईरान से जुड़े करीब 60 संस्थानों, व्यक्तियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाने के साथ की गई है जो तेल, परमाणु, मिसाइल और साइबर नेटवर्क जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। वहीं इस बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने भी अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदार वॉशिंगटन के बयानों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी जानते हैं कि कोई भी उनकी बयानबाजी पर विश्वास नहीं करता, और ये भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रतिबंधित करने की आर्थिक स्थिति में नहीं है। साथ में जानकारी ये भी है दोस्तों कि ईरान की जो करेंसी है इस युद्ध के बाद काफी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जहां $1 के बराबर 20.2 लाख रियाल पहुंच गया है। रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के इस प्रतिबंध के बीच अब नेतन्याहू ने भी बड़ा खुलासा कर दिया ईरान को लेकर। कहा कि ईरान ने मेरे बेटे को जान से मारने का प्रयास किया। जी हां, पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे को जान से मारने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि इस जानकारी को पिछले कई महीनों से आदेश के बाद गुप्त रखा गया था। हालांकि उन्होंने इस बात का साफ तौर पर खुलासा नहीं किया कि ईरान ने उनके दोनों में से किस बेटों को अपना निशाना बनाया था। वहीं आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों को आतंकी धमकी पर उमर अब्दुल्ला का सख्त बयान, कहा इसको हल्के में ना लें। दरअसल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही नई आतंकी धमकियों ने एक बार फिर जो है सुरक्षा व्यवस्था पर तगड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन धमकियों को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है। उन्होंने सुरक्षा, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को धमकियों के स्रोत का पता लगाने के लिए गहन जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी धमकियों को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि धमकियां बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों को इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर से निपटने और घुसपैठियों को देश से बाहर करने पर हुई चर्चा। जी हां, दिल्ली में सोमवार से शुरू हुए 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में आतंकवाद और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर से निपटने, साइबर
ट्रैवल क्राइम्स, अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने और ड्रग्स को कंट्रोल करने पर अहम चर्चा की गई। सम्मेलन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के तरीके मल्टी एजेंसी सेंटर मैक के जरिए इंटेलिजेंस को एक जगह इकट्ठा कर उसकी स्टडी कर उस पर काम करना, ड्रग्स पर वॉर, घुसपैठियों को बाहर निकालने समेत कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें साइबर क्राइम और पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क पर खास जोर दिया गया ताकि भविष्य में पाकिस्तान द्वारा छंद युद्ध का मुकम्मल जवाब दिया जा सके। वहीं उधर एनआईए ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सरकारी वेबसाइट पर हुए साइबर हमलों की जांच के तहत सोमवार को कई राज्यों में छापे मारे। एनआईए के एक बयान के मुताबिक 5 स्थानों पर छापे मारे गए, जिनमें महाराष्ट्र के पुणे स्थित जुन्नर, गुजरात के खेड़ा स्थित नडियाद, तेलंगाना के करीमनगर स्थित रामागुंडम, बिहार के गोपालगंज और दिल्ली शामिल है। दोस्तों वहीं बता दें, नेपाली लोगों का बालेंद्र शाह से हुआ मोह भंग 150 दिनों में ही जेनजीज पीएम ने डुबोई लुटिया। दोस्तों नेपाली लोगों में भारी असंतोष बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को लोगों ने बड़ी उम्मीदों से देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया था। उन्हें लगता था कि ये युवा प्रधानमंत्री नेपाल की पारंपरिक पार्टियों से अलग हटकर काम करेगा। हालांकि बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बनने के 150 दिनों बाद भी लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। नेपाल के जेनजीज युवा भी बालेंद्र शाह की कार्यशैली से नाराज हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने जिस उम्मीद से बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाया था उनमें से एक पर भी काम नहीं हुआ है। इससे उलट नेपाल सांप्रदायिक हिंसा की आग में जला और लचर विदेश नीति के कारण देश में विकास कार्य लगभग ठप पड़ गए हैं। बालेंद्र शाह एक रैपर भी रहे हैं। उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। काठमांडू के मेयर के रूप में काम करने के दौरान वे नेपाली युवाओं के पसंदीदा नेता बने। जब 2025 में नेपाल में जेनजीज प्रदर्शन हुए और सरकार को उखाड़ फेंका गया, तब बालेंद्र शाह इन युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे। ऐसे में काफी सारे अब मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। दोस्तों अब नेपाली लोग बालेंद्र शाह के तौर तरीके से पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं। उनका मोह भंग हो चुका है। जो सोचकर उन्होंने नेपाली पीएम के पद पर उनको बैठाया, अब नेपाली लोगों को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। बालेंद्र शाह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जी हाँ, सबसे बड़े मुद्दे की बात करें, नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत से सटी सीमा के पास नेपाल के दक्षिणी जिलों में हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं, जिनमें 3 लोगों की मौतें भी हुई। तब भी इस हालात को संभाल नहीं पाए बालेंद्र शाह। दोस्तों वैसे एज अ इंडियन उनके कार्य करने के तौर तरीकों पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। वहीं बता दें, ममता का सीएम शुभेंदु पर बहुत बड़ा आरोप, कहा घर में नजरबंद करने की मुझको धमकी दी, घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। जी हां, ममता बनर्जी का दावा, सरकारी दफ्तर में शुभेंदु अधिकारी ने उनको ये बड़ी धमकी दी है। अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली 3000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता में कथित देरी को लेकर पश्चिम बंगाल में जो है वो विवाद गहरा गया है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें घर में नजरबंद रखने और राजनीतिक उत्पीड़न की धमकी दी है अगर उन्होंने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया तो। जी हां, ममता बनर्जी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी दफ्तर में बैठकर खुलेआम उनको धमकी दी और सार्वजनिक रूप से कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि वो घर से बाहर भी ना निकले। ये बड़ा आरोप शुभेंदु पर लगा है दोस्तों ममता ने। वहीं आपको बता दो, दिल्ली में फिर होगा सीजेपी का प्रोटेस्ट, मांगे पूरी न होने के विरोध में इंडिया गेट पर मार्च। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च का राष्ट्रव्यापी आह्वान किया है। पार्टी ने भारत सरकार पर 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इसके बाद राष्ट्रव्यापी युवा विरोध प्रदर्शनों को सद्भावना के तहत वापस ले लिया गया था। 5 सितंबर को होने वाला शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होगा और नई दिल्ली हेडक्वार्टर की ओर आगे बढ़ेगा। इसका नेतृत्व मृत नीट पीड़ितों और पुलिस की बर्बरता के पीड़ितों के परिवार करेंगे। देश भर के छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को E20 पेट्रोल के खिलाफ दूसरा टाउन हॉल गोवा में करेंगे। मीरामार के विवांता बैंकेट हॉल में दोपहर 3 बजे होने वाले टाउन हॉल में बड़ी संख्या में E20 से प्रभावित लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान लोग अपने अनुभवों को साझा करेंगे और E20 के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये जानकारी सामने आई है। वहीं हम आपकी राय लेना चाहेंगे दोस्तों, क्या वाकई में E20 पेट्रोल से आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई समस्याएं आ रही हैं? अगर हाँ तो भी बताइएगा दोस्तों, नहीं तो भी बताइएगा। हम आपकी राय लेना चाह रहे हैं, क्या सच में ऐसी दिक्कतें आ रही है या फिर विपक्ष जानबूझकर इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है? तो आप लोग जवाब देना मत भूलिएगा। वहीं बता दें,
आखिर चीनी क्यों हुई महंगी? केंद्र सरकार ने 2 कारण बताए हैं। क्या इन त्योहार जो आगे आने वाले त्योहार है उनमें चीनी भी फीकी पड़ जाएगी? क्या मिठास में कमी आएगी? बता दें, भारत में त्योहारों का सीजन जो है शुरू हो चुका है और लोगों को हर रोज की आवश्यकताओं की चीज चीनी के रेट बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगी होती चीनी ने जहां लोगों का स्वाद बिगाड़ दिया है, वहीं देश की सियासत उबल रही है। दोस्तों, सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार ने एथेनॉल बनाने में चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से चीनी की कमी हुई है और इसके रेट बढ़ गए हैं। जिस गति से रेट बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि इस बार त्योहार जो है फीका रह सकता है। विपक्ष को भी एक और मुद्दा मिल गया है, क्योंकि चीनी के साथ ही गुड़ भी महंगा होने लगा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री का एक बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र सरकार की ओर से बताया है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन चीनी महंगी होने के 2 बड़े कारण हैं। एक वजह रेड रॉड बीमारी और दूसरी वजह एल नीनो है। इन दोनों परिस्थितियों के कारण चीनी के उत्पादन में गिरावट आई है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ है, लोगों को ही नहीं। सरकार को भी चीनी के बढ़ते रेटों की चिंता है, इसीलिए केंद्र सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। भारत को 280 लाख टन चीनी की आवश्यकता है और पर्याप्त सरप्लस चीनी का स्टॉक है, तो ज्यादा समय तक लोगों को महंगाई से जूझना नहीं पड़ेगा। वहीं एथेनॉल में चीनी के इस्तेमाल पर क्या कहा इन्होंने, तो आपको बता दो, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष के आरोप को उन्होंने सरासर झूठा बताया। तो यह है जानकारी। दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय? अवश्य कमेंट करके बताएगा। ये सारी जानकारी, सारी जरूरी खबरें हमने आपको बताई हैं। कैसा लगा बताइएगा। साथ ही साथ जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।